हाँ जी देखिए अभी तक जो तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर में अभी तक का डिस्कशन हो चुका है उसमें आप वर्क के बारे में सारा डिस्कशन कर चुके हैं। एनर्जी में भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों टर्म आपको बारी बारी से है ना लास्ट दो क्लास में बता दिया गया है। आज के क्लास में एक्चुअली हम लोग को डिस्कस करना है अबाउट पावर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पावर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले हम थोड़ा पावर पे डिस्कशन कर ले, उसके बाद लास्ट में हम लोग है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी काम कर लेंगे। सबसे पहला टॉपिक है पावर। पावर सिंपल वर्ड से बोला जाए ना तो रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन सच का मतलब बताइए। देखिए जैसे मान लीजिए आपको होमवर्क में है ना 40 क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिया गया, 40 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, एक होमवर्क दे दिया। अब हर स्टूडेंट को 40 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन कोई स्टूडेंट क्या किया, इस 40 क्वेश्चंस का जो सेट दिया गया था उसको सॉल्व करने के लिए वो उसको 2 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया, और किसी किसी स्टूडेंट को ये 40 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट करने में सपोज 4 घंटा लगा और किसी किसी को 2 दिन लग गया। हर किसी के लिए वर्क करने का जो रेट था, कोई 40 क्वेश्चन 2 घंटे में बनाया, कोई उसी 40 क्वेश्चन को 4 घंटे में बनाया, कोई उसी 40 क्वेश्चन को 2 दिन में बनाया। तो हर किसी के वर्क करने का जो रेट है वो डिफरेंट है। सो ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी काम को करने का जो रेट होता है, जिसको आप सिंपल वे से बोलेंगे तो वर्क बाय टाइम, 40 क्वेश्चन बाय 2 आवर, 40 क्वेश्चंस बाय समथिंग, 40 क्वेश्चंस बाय टाइम। 40 क्वेश्चन हम यहां सिग्निफिकेंटली तुमको वर्क बताने के लिए यूज कर रहे हैं। तो कभी भी अगर किसी वर्क को करने में समय लगता है, हर वर्क को करने में समय लगता है, जो जितना जल्दी किसी काम को होगा या करता है उसका पावर ज्यादा होता है। सो रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। इसके लिए आप सीधा ऐसे समझे कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। या फिर पावर का दूसरा कॉन्सेप्ट होता है रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज, एनर्जी में चेंज का रेट। तो आप ऊपर ले लेंगे चेंज इन एनर्जी, आप ऊपर ले लेंगे चेंज इन एनर्जी और नीचे ले लेंगे आप टाइम। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पावर। को आप मेनली 2 तरीके से मेजर करते हैं, एक होता है वर्क पर यूनिट टाइम, दूसरा होता है एनर्जी चेंज पर यूनिट टाइम, एनर्जी चेंज पर यूनिट टाइम या फिर वर्क पर यूनिट टाइम। So what you can say that if power will be equals to either you can use work by time or you can use change in energy। अच्छा पता है यहाँ पे चेंज इन एनर्जी लिखने के लिए मेरे पास 2 कारण होता है। आप चाहो तो एनर्जी बाय टाइम भी सोच सकते हो, आप एनर्जी बाय टाइम भी सोच सकते हो, लेकिन हम चेंज इन एनर्जी क्यों लिखते हैं? चेंज इन एनर्जी आपको इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए बल्ब जल रहा है तो बल्ब जो है वो लगातार एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो वो एनर्जी जो बाहर ट्रांसमिट कर रहा है, एक तरह से वो एनर्जी फैला रहा है, एक तरह से एनर्जी रेडिएट कर रहा है, लॉस कर रहा है। उसी समय अगर मान लीजिए एक हीटर को आप पानी के अंदर डाल देते हैं, तो अगर हीटर एनर्जी का लॉस कर रहा है तो पानी उसी एनर्जी को गेन कर रहा है। आपको किसका पावर लिखना है? आपको पानी का गेन किया हुआ पावर लिखना है या हीटर से जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है उसका पावर लिखना? आप उस एनर्जी को पकड़िए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। इसलिए हम आपको बोलते हैं चेंज इन एनर्जी बाय टाइम। अगर कोई रेडिएट कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो वो कितना एनर्जी अपने अंदर से निकाला उसको लो, कितने टाइम में निकाला उससे डिवाइड करो, और कोई अगर उस एनर्जी को गेन कर रहा है तो वो कितना एनर्जी गेन किया, कितने समय में गेन किया, उसको यूज करो। सो पावर कैन बी रिटन एज वर्क बाय टाइम और चेंज इन एनर्जी बाय टाइम। सो इट हैज यूनिट जूल पर सेकंड, जिसको आप कहते हैं वॉट। इससे जो पावर आपके सामने आएगा ना, दैट इज कॉल्ड एवरेज पावर। ये एवरेज पावर निकालने का तरीका बढ़िया है। अगर एवरेज पावर ये है तो फिर इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? Instantaneous power is dW by dt. Instantaneous power is dW by dt. Small work done, rate of work done, differentiation of work with respect to time.
or differentiation of energy change with respect to time, dw by dt। आप अगर dw को चाहें तो आप फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिख दें, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम f डॉट ds by dt। जब आप ds by dt करते हैं तो क्या ds by dt को आप वेलोसिटी लिख सकते हैं? यस सर। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कभी भी किसी खास इंस्टेंट पे आपको पावर निकालना पड़ा तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट यूज कीजिए। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, देखो देखो देखो, हम आगे चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। तो हम जब चल रहे हैं तो क्या हमको पावर नहीं लगाना पड़ रहा है? अरे लगाना पड़ रहा है ना, बिना पावर के तो हम चल ही नहीं सकते। जैसे मान लो हम अगर यहां से आगे बढ़ते हैं और हम कुछ एनर्जी खर्च करते हैं, कितना एनर्जी खर्च किए? मान लो सबको 10 जूल एनर्जी खर्च की और हमको यहां से आगे जाने में हमको लगा है 5 सेकेंड, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू 10 जूल बाय 5 सेकेंड, मतलब 2 वॉट, 2 जूल पर सेकेंड। लेकिन 2 जूल पर सेकेंड हम हमेशा थोड़ी ना लॉस किए, कभी मेरा स्पीड ज्यादा था, कभी मेरा स्पीड कम था, कभी हम खड़े थे। तो किसी खास इंस्टेंट पे अगर तुमको पावर निकालना पड़ेगा तो उस इंस्टेंट पे मेरा बॉडी जो फोर्स लगा रहा है वो ले, और उस समय का जो वेलोसिटी है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो, तब तुमको पावर मिलेगा। 3 स्पेशल केस है जिसको आप हमेशा दिमाग में रखें। 3 स्पेशल केस है। हो सकता है फोर्स और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हो सकता है फोर्स और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हो। अगर फोर्स और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में, थीटा विल बी 0 and in that case instantaneous power will be equals to just a minute, force into velocity। लेकिन ये भी हो सकता है कि फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट में हो, फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट में। अगर ऐसा है तो थीटा will be equals to 180 degree and in that case power instantaneous will be equals to minus f into v। in that case power instantaneous will be equals to minus fv। थर्ड हो सकता है कि तुम्हारे फोर्स का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो सकता है, तुम्हारे फोर्स का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर। थीटा will be equals to 90 degree and there is no power of this force। ये फोर्स किसी भी तरह का पावर वेलोसिटी को मेंटेन करने में नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो 3 केस ऐसे आप दिमाग में रखते हैं। अब देखिए, थ्योरी के नाम पे पावर में इतना बहुत कुछ है, इतना जिसको याद हो समय पे सब काम कर लेता है लगभग, ठीक है। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स को समझने का कोशिश कीजिए। चलिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये रिवर है जिसमें करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है, रिवर का करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है। यहां एक स्विमर है, ये स्विमर जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ स्विम कर रहा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर एंड इट इज 6 मीटर पर सेकंड। अब तुम अपने से प्रैक्टिकल सोचो, अगर वो स्विमर पावर नहीं लगाएगा तो क्या वो 6 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी मेंटेन रख पाएगा? नो सर। नहीं रख पाएगा। क्वेश्चन क्या बोला, इफ water resistance offer 1/10 resistance force of weight of swimmer, क्वेश्चन ये कहता है कि वाटर जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो स्विमर के वेट का 1/10 पार्ट। चलिए मान लीजिए स्विमर का मास है 50 केजी, तो कोई बताएगा हमको कि वाटर का रेजिस्टेंस फोर्स कितना है क्वेश्चन के हिसाब से?
बोलो। स्विमर का वेट कितना है? स्विमर का वेट बोलो। 50 kg। 50 केजी नहीं है, वो मास है, मास। वेट है 500 न्यूटन mg। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाओगे तो वाटर का रेजिस्टेंस स्विमर के अगेंस्ट में लग रहा है और वो mg का 1/10 है, मतलब 500 का 10वां हिस्सा 50 न्यूटन। तुमको बोला गया फाइंड फर्स्ट पावर ऑफ वाटर रेजिस्टेंस फोर्स। सेकंड बोला गया पावर रिक्वायर्ड बाय swimmer to maintain water required by swimmer to maintain constant velocity, power required by swimmer to maintain constant velocity। क्वेश्चन समझिए। स्विमर राइट से लेफ्ट की तरफ स्विम कर रहा है, वाटर उसको आने से रोक रहा है। वाटर का जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो स्विमर के वेट का 1/10 है। स्विमर का वेट है 500 न्यूटन, तो वाटर के रेजिस्टेंस फोर्स हो गया 50 न्यूटन। अब तुमसे बोला गया कि वाटर का जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसका पावर निकालो, तो वाटर का रेजिस्टेंस फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट में है। यस सर, 180 डिग्री फॉर्म का। तो जब आप इसका सॉल्यूशन बनाइएगा, फर्स्ट में लिखिएगा पावर ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स, तो आप माइनस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखिए। माइनस ऑफ 50 वेलोसिटी है 6, सो माइनस 300 जूल पर सेकंड। लेकिन आप सोचो 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 अगर स्विमर ये चाहता है कि उसका जो 6 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है उसको वो मेंटेन रखे, अगर स्विमर ये चाहता है कि उसका जो 6 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है उसको वो कांस्टेंटली मेंटेन रखे, तो क्या स्विमर को भी इक्वल फोर्स राइट में लगाना होगा, सॉरी राइट से लेफ्ट में लगाना होगा। तो अगर आप पावर ऑफ स्विमर निकालेंगे तो इस बार फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, करेक्ट ना? यस सर। तो फोर्स ऑफ स्विमर इनटू वेलोसिटी, स्विमर का फोर्स उतना ही होगा जितना कि रेजिस्टेंस है 50 और वेलोसिटी होगा 6, सो इट इज प्लस 300 जूल पर सेकंड। सोचना सबको ही, अगर मेरा स्विमर 300 जूल पर सेकंड से ज्यादा का पावर देगा तो क्या उसका स्पीड 6 रहेगा, 6 से बढ़ जाएगा या 6 से घट जाएगा? बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। और अगर 300 जूल पर सेकंड के बराबर पावर दे रहा है तो स्पीड कांस्टेंट रह जाएगा। कांस्टेंट रहेगा, अगर कम देगा तो स्पीड घटने लगेगा, करेक्ट है? यस। ठीक। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है कि हाँ इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है। देखिएगा ना, आप ही है ना, अगर मान लीजिए बहुत तेजी से हवा चल रहा है और उसमें आप साइकिल चला रहे हैं, हवा अपोजिट से आ रहा, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। कारण क्या है कि एयर तुमको रोक रहा है, तुमको उसके अगेंस्ट में फोर्स लगाना होगा अपने वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए। इज दिस क्लियर? यस सर। तो ये सब बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद नोट क्या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ो। सर 90 डिग्री वाला का एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। ओके सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 6 kg, नीचे एक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है 0.2,
और इसको आप राइट की तरफ खींच रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, ठीक है, 40 न्यूटन। देखा गया एट एनी इंस्टेंट ब्लॉक हैव velocity 3 meter per second, then find total power of forces। एक्चुअली हम एक साथ है ना 3-4 चीज एक साथ पूछ लिए। हम आपको बोल दिए टोटल पावर निकाल, जब हम बोल दिए आपको टोटल पावर निकालने तो इनडायरेक्टली उस बॉडी पे जितना भी अलग अलग तरह का फोर्सेस लग रहा है ना, सभी के पावर का आपको नेट सम निकालना है। तुम जरा गौर करो, मान लो किसी इंस्टेंट पे इस पर्टिकुलर ब्लॉक का राइट की तरफ का वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। क्या तुम ये सोच पा रहे हो कि इस ब्लॉक पे इस इंस्टेंट पे कौन कौन सा फोर्स और किस डायरेक्शन में लग रहा है? यस सर, फोर्स राइट के डायरेक्शन में और फ्रिक्शन लेफ्ट के डायरेक्शन में। बिल्कुल सही। और कुछ? सर और mg mg नॉर्मल नॉर्मल और mg बस। सही जा रहा है? यस सर। तो आप जरा देखिए जी, जो आलोक बाबू अभी आप पूछे, अगर हम आपसे पावर नॉर्मल का पूछ दें तो क्या वो जीरो होगा? यस क्या पावर mg का भी जीरो होगा? यस सर। क्या पावर जो मेरा फोर्स का है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी होगा? यस सर। और अगर हम पावर फ्रिक्शन का निकालें तो वो माइनस फ्रिक्शन इनटू वेलोसिटी होगा। माइनस फ्रिक्शन की जगह पे म्यू mg इनटू वेलोसिटी, म्यू का वैल्यू 0.2, मास कितना 6, g का वैल्यू 10, 3, क्या ये 18 जूल पर सेकेंड है? अगर हम आपसे बोले हैं कि टोटल पावर बताइए, तो पावर नॉर्मल वाला, पावर mg वाला, पावर f वाला और पावर फ्रिक्शन वाला, इन सबको ऐड कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक, तो ये एक तरीका। एक और है बेहतरीन सेट ऑफ न्यूमेरिकल है जो आपको कैलकुलस से बनाना पड़ता है। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये कहता है, इफ एनी फोर्स supply constant power on any body, then it is found that its displacement is function of t to the power n। फाइंड n, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो t पे पावर n के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट t पे पावर n डिपेंड करता है। आपको n का वैल्यू बताना है, ठीक है? अब ऐसे न्यूमेरिकल्स में जब आप प्रोसीड करते हैं ना, यू नीड कैलकुलस विद सम इंपॉर्टेंट, मतलब इंटीग्रेशन अच्छा होना। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोला, बॉडी का जो पावर है वो कांस्टेंट, कांस्टेंट को k से दिखा दो। पावर का मतलब क्या कि फोर्स इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट, फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन डॉट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू k/m। सही है? आप मेंटली तैयार हो जाइए, आपको एक्सेलरेशन को हटाना है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आ रहा। देखो एक्सेलरेशन में अगर v नीचे चला गया तो एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या हम लोग कैलकुलस लगा सकते, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं?
नो सर। नहीं। तो अब यहाँ तो ये बताओ कि सब कोई सोच के इस क्वेश्चन के हिसाब से एक्सेलरेशन में dv by dt यूज करें कि एक्सेलरेशन में v into dv by ds यूज करें? v into dv by ds। क्यों इसको यूज करेंगे? सर एक तो उसमें वहां पे s भी है, वहां पर s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t द पावर n। तो टाइम में चाहिए जी। ओ यस सर। तो टाइम वाला ना इक्वेशन हमको चाहिए, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। हम लोग यूज करेंगे dv by dt into v is equals to k by m। मतलब v dot dv is k by m dot dt। now integration of v dot dv is equals to k by m इंटीग्रेशन dt। क्या लेफ्ट हैंड साइड में होगा v स्क्वायर बाय 2 k by m dt के जगह t लिखते हैं, ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k by m and t। तो आपके v का वैल्यू हो गया अंडर रूट 2k by m और t पे पावर 1 by 2। देखो सही है। yes। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल t पे पावर n, तो तुम्हारे n का आंसर कितना होता? अगर क्वेश्चन पूछता वेलोसिटी प्रोपोर्शनल t पे पावर n, तो तुम्हारे n का आंसर 1 by 2 होता? यस सर। लेकिन क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, s पूछा है, मतलब यहां से भी तुमको आगे बढ़ना होगा। अब v को लिख सकते हैं क्या ds by dt 2k by m और t पे पावर 1 by 2। तो आप लिख सकते हो ds is equals to अंडर रूट 2k by m t पे पावर 1 by 2 and dt। फिर से इंटीग्रेशन ऑफ ds 2k by m इंटीग्रेशन t पे पावर 1 by 2 and dt। ds का इंटीग्रेशन s हो गया 2k by m हो गया। अब देखो यहाँ t पे पावर 1 by 2 का इंटीग्रेशन बोल रहे हो कुछ? पावर 3 by 2 by 3 by 2 3 by 2 by 3 by 2। चलिए हो गया काम। तो देख रहे हो s प्रोपोर्शनल t पे पावर 3 by 2 है। यस सर। तो तुम्हारे क्वेश्चन में जो n तुमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में जो n तुमसे पूछा गया है, क्या वो n 3 by 2 है? यस सर। n के जगह पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर हो गया 3 by 2। तो ये सब है पावर का क्वेश्चन, अलग अलग तरह का क्वेश्चन। कभी तुम्हारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन सब का होगा, कभी एंगल पे रेस्ट होगा, कभी इस तरह का कैलकुलस होगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर पावर। अब आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएं, कुछ और डाउट होगा तो फिर अगले दिन बात करते हैं। ठीक है, नोट करो इसको और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। सर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो जो अगला सेक्शन हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज ऑल अबाउट योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। concept of energy conservation। हाँ जी बताओ जरा क्या बोले? टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। थोड़ा अधूरा है, पहला वाला ज्यादा अच्छा था। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। करेक्ट ना? यस। ठीक, और भी अच्छे से सुनो। देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो किसी भी सिस्टम का प्रॉपर्टी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ये पूरे यूनिवर्स का एक प्रॉपर्टी। फॉर होल यूनिवर्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
आप किसी खास सिस्टम के लिए इस बात को नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि सिस्टम के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पूरे यूनिवर्स के लिए energy always remains conserved. It can neither be created nor be destroyed. Is this clear? मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? Yes sir. ठीक। अब देखिए इससे रिलेटेड ठीक है आपका ये थ्योरी है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको इसको दो अच्छे तरीके से समझना होगा, एकदम बाइफरकेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा स्टेटमेंट लिख लो तो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लिखो जरा। Energy can neither be created nor be destroyed. It changes from one form to another form. It changes from one form to another form. It changes from one form to another form. अब देखिए कुछ ऐसा पढ़िए जिससे काम आए। हम लोग हमेशा सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करके रखेंगे। For system in which non-conservative forces are absent, like friction is absent. आप एक ऐसे सिस्टम के बारे में देख रहे हैं या बात कर रहे हैं या आपको ऐसा न्यूमेरिकल में सिस्टम दिया गया है जिसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट हो, मतलब फ्रिक्शन जैसा फोर्स ना हो। ऐसे केस में आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिस्टम पे भी लगता है। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को बराबर कर दो। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियली था वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगा उसके सम के बराबर होगा, ठीक है। ये उसी समय लगाना, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को इक्वेट करना उसी समय लगाना जब तुमको दिख रहा हो क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन करेक्टली मेंशन हो कि बीच में कहीं फ्रिक्शन ये सब नहीं है, तो आप इसको यूज करो। इनिशियल और फाइनल लेवल सोचने में बीच में क्या हो रहा तुमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये उस समय। दूसरा, चलिए इसमें कुछ एग्जांपल कर लेते पहले, उसके बाद फिर हम लोग है ना आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, एकदम छोटा सा एग्जांपल हम आपके सामने स्टार्ट करें, एकदम छोटा सा। देखो मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K, यहां एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m था, ये राइट की तरफ जा रहा था v वेलोसिटी से। तो होगा ऐसा कि जैसे ही ये स्प्रिंग को टच करेगा, स्प्रिंग को दबाना स्टार्ट करेगा, बोलो सही है? Yes. धीरे धीरे ये स्प्रिंग को दबाते जाएगा, दबाते जाएगा, दबाते जाएगा। क्या क्षण भर के लिए ये रेस्ट में आएगा? Yes sir. Yes sir. और फिर से स्प्रिंग उसको धकेल देगा। Yes sir. Yes sir. तुमसे बोला गया फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। आप स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन निकालिए, आप स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन निकालिए, ठीक है। अब देखो तुमको अप्लाई करना चाहिए इनिशियल और फाइनल एनर्जी को, बस सीधा। अभी एनर्जी किस फॉर्म में तुमको दिखाई दे रहा है? क्या बोल सकते हो कि इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है? Yes sir. और जब 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 वो स्प्रिंग को दबा रहा, जहां मैक्सिमम कंप्रेशन है, क्या वहां पूरा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होके स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया? Yes sir. हाफ ऑफ कैंसिल, तुमको x निकालना था mv² by k, तो
तुम्हारे x का वैल्यू हो गया √mv²/k, ये तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियल एनर्जी फाइनल को बराबर कर दिए, इसलिए कर दिए क्योंकि बीच में फ्रिक्शन ये सब नहीं था, इसलिए बराबर कर दिए इसे। चलो एक लेवल और ऊपर चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन। ऐसा एक ट्रैक है, यहां का हाइट है मान लो 4 मीटर, यहां का हाइट है मान लो 1 मीटर, यहां पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 2 kg। बोला गया देखो इसको फिसला दिए यहां पर जस्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, आप जब छोड़ेंगे तो क्या ये फिसलता हुआ ऐसे आएगा 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 आएगा, यहां पहुंचेगा तो कुछ वेलोसिटी होगा उसके पास। तुमसे पूछा गया कि जब वो दूसरे इंच से गिर रहा है, बाहर निकलने वाला है, उस समय वेलोसिटी बताओ। ये A पॉइंट, ये मान लो B पॉइंट, बोला गया A और B के बीच B का है ना, वेलोसिटी बताओ। जब वो ब्लॉक है ना फिसलता हुआ B पे पहुंच गया तो B पे उसका वेलोसिटी बताओ, ऐसा पूछा गया। क्या ये कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं? यस सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सीधा एनर्जी एट A और एनर्जी एट B को इक्वेट करो। एनर्जी एट, अच्छा देखिए जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखने आएंगे ना, जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखने आ रहे हैं वो भी ग्रेविटी वाला, तो रेफरेंस लेवल सेट कर लो। रेफरेंस लेवल का सिलेक्शन तो लास्ट सीखे थे ना, कहीं भी रख सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। यस सर। अच्छा यहाँ पे इसी को क्यों लिए, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते, क्या दिक्कत था? सर सुविधा होगा सर, एकदम दिया हुआ है। हाँ, यहाँ से हाइट दिया हुआ है तो सुविधा होगा, आराम से इसको लीजिए, काम कीजिए। तो एनर्जी एट A, पोटेंशियल एनर्जी mg, हाइट ऑफ A, काइनेटिक नहीं है वहां, लेकिन जब B पे पहुंचा तो mg हाइट ऑफ B ले लो, और वहां तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर। बोलो बोलो, समझा? यस सर। अब आप सॉल्व कर लीजिए, जो होगा वही आंसर, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां से एक ब्लॉक को बांध दिया गया, यहां हैंग कर दिया गया, मान लो 2 kg का है, मास n मान लो, और इसका लेंथ है 3 मीटर। बोलेंगे देखिए इसको एक वेलोसिटी दी, कितना दे दिए, मान लो 10 मीटर पर सेकंड दी, इसको 10 मीटर पर सेकंड का एक वेलोसिटी दे दिए, ठीक? तो बोला 10 से थोड़ा कम कर, 10 की जगह पे तो इसका वेलोसिटी कर दो 6 मीटर। तो बोला बताओ जी ये कितना ऊपर जाके रुकेगा? रुकेगा नहीं, हमेशा वहीं में रह जाएगा, वहीं नहीं रह जाएगा, वापस आएगा, लेकिन बोला कितना ऊपर तक जाएगा ये निकाल। अरे मान लो यार थीटा एंगल तक ऊपर गया, मान लो ये थीटा एंगल तक ऊपर गया, तो क्या यहाँ का फाइनल वेलोसिटी 0 लिखोगे? यस सर। अब इस न्यूमेरिकल में रेफरेंस लेवल कहां लेना है ये तुम पर है, सोच सोच के बनाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। मेरे लिए अच्छा क्या है कि हम इसी को रेफरेंस लेवल ले लें, ओके? फिर देखेंगे कि ये कितना हाइट अटेन किया। ये पॉइंट A रहा, ये पॉइंट B रहा, देखो देखो समझा सकते हो, ये L है, ये थीटा है, तो क्या यहां से यहां तक L cos थीटा है? यस। तो क्या ये हाइट L माइनस L cos थीटा है? यस। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं A और B के बीच, जगह कम है, शॉर्टकट, दिमाग खुला रखना। हाफ m वेलोसिटी एट A का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0, B पे
यस Yes, sir. आराम से h के जगह पे l माइनस एल cos थीटा निकाल लगा के थीटा निकाल लीजिए, l का वैल्यू दिया हुआ है। बोले समझे? यस तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक पार्ट आपके सामने रख दिया गया कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट हो तो आप सीधा इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को बराबर कर दीजिए और जो भी अननोन रहे निकाल लीजिए। बीच में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। या बीच में क्या हो रहा है, धीरे धीरे दबा रहा, होने दो, हमको फाइनल कंप्रेशन से मतलब है, फाइनल कंप्रेशन के बारे में सोचेंगे। दिस इज वन पार्ट। लेकिन थिंक अगर फ्रिक्शन रहा तो, चलो आगे पढ़ेंगे, पहले यहां तक नोट करो अच्छे से। देखिए अब सेकंड पार्ट इस पे है ना, जरा ध्यान से देखिए सेकंड पार्ट। इफ सिस्टम हैव some non-conservative forces like friction, अगर सिस्टम में जिन दो पॉइंट के बीच आपको डिस्कशन करना है, अगर उन दोनों पॉइंट के बीच कहीं फ्रिक्शन मौजूद हो तो क्या होगा? ठीक है, ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा वो हमेशा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब आप इस केस में है ना, एनर्जी इनिशियल और एनर्जी फाइनल को आप इक्वेट नहीं कर सकते। इनिशियल एनर्जी से जो फाइनल एनर्जी है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क करने की वजह से फाइनल एनर्जी हमेशा इनिशियल एनर्जी से कम होगा, क्योंकि बीच में फ्रिक्शन आ गया, उसके अगेंस्ट में जो वर्क हो रहा है वो तो सिस्टम से लॉस हो जा रहा है, वो स्टोर हो नहीं रहा है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या करें, क्या कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करें? एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल। इनिशियल लेवल में सारा एनर्जी लिख लो, जहां फाइनली पहुंचाना है वहां सारा एनर्जी लिख लो, और बीच में जहां फ्रिक्शन है वहां पे वर्क, और उसको इस इक्वेशन पे यूज करो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। कुछ एग्जांपल हो जाए, मजा आ जाए। देखो ध्यान से, मान लीजिए एक एग्जांपल आपके सामने ऐसे रखते हैं। यहां पे एक ब्लॉक है, मास है, यहां पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के बीच में एक रीजन है, इसका विड्थ है d और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है μ, इसका हाइट है h। देखो अगर हम एक न्यूमेरिकल डाटा ना दे, हम आपको बोले कि देखो ब्लॉक को छोड़ेंगे क्या होगा बताओ। जब तुम ब्लॉक को छोड़ोगे तो ब्लॉक जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। फिर वो फ्रिक्शन वाले रीजन को पार करेगा और फिर स्प्रिंग को दबाएगा। फिर से कहानी तो वैसे ही हो गया ना कि स्प्रिंग धीरे 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 दबेगा एंड स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, फिर रिटर्न आ जाएगा। यस अगर इस न्यूमेरिकल में भी हम तुमसे बोले कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन निकालिए, तो बोलिए तो कैसे बनाइएगा? क्या करेंगे? कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग। फ्रिक्शन का यहां वर्क निकालेंगे और उसको फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी के डिफरेंस के साथ ऐसे निकालेंगे। देखो समझो, जब ये ब्लॉक इस रीजन को पार कर रहा था राइट में, तो क्या फ्रिक्शन लग रहा था लेफ्ट में? Yes, sir. तो जो आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखेंगे, एक तो उसमें माइनस साइन होगा, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। फ्रिक्शन लिख सकते हो माइनस म्यू mg
और डिस्प्लेसमेंट का d। अब देखो, मान लो ये स्प्रिंग इतना कंप्रेस हो गया, कितना कंप्रेस हो गया, तो सपोज x0 कंप्रेस हो गया। तो जब आप इस सिस्टम का, ये रहा रेफरेंस लेवल, ओके, ये रहा रेफरेंस लेवल, जब आप लिखेंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो फ्रिक्शन में आ गया है माइनस म्यू mg इनटू d, फाइनल एनर्जी में हो जाएगा हाफ के x0 का स्क्वायर, और इनिशियल एनर्जी में लिखोगे mgh। देखो अच्छे से मिलाओ, हाफ के x0 का स्क्वायर फाइनल और इनिशियल mgh। यस सर। अब अगर मान लो न्यूमेरिकल डाटा रहता, म्यू का वैल्यू दे दिए 0.2, मास दे दिए 6 kg, डिस्टेंस दे दिए 2 मीटर, समथिंग लाइक दैट, उसको आप पुट करके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या बोलते हो? यस सर। ठीक, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन। यहां पे एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 53 डिग्री। आप यहां पे एक ब्लॉक को छोड़े हैं, इस ब्लॉक का मास है 6 kg। यहां से आप 3 मीटर हाइट से इसको छोड़े, 3 मीटर हाइट से आप इसको छोड़े। ये एक ऐसा रीजन है जहां 1 मीटर में फ्रिक्शन है जिसका कोएफिशिएंट है 0.2। तो जब आप ब्लॉक को छोड़ेंगे यहां से, तो वो गिरेगा 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 और पहुंचेगा कहीं यहां। बोला गया यहां का स्पीड बताओ, बोला गया एकदम नीचे, एकदम नीचे, एकदम यहां कोना पर स्पीड बताओ। क्या बोलते हो, लग रहा है कि हाँ वहां से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है? यस सर। लिख दे ऐसा, डायरेक्ट लिख दे क्या? इसको रेफरेंस लेवल ले लो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। देखो तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, एक बार में लिखते हैं, काम को खत्म करते हैं आज। बताओ फ्रिक्शन कितना वर्क किया, कोई एकदम शॉर्टकट में बोलना। बहुत बनाया फ्रिक्शन, बताओ फ्रिक्शन कितना काम किया? माइनस न्यू एम। माइनस म्यू, एन का वैल्यू बोलो। 6 kg। हट, यही करेगा mg cos थीटा। ओ यस सर। डिस्टेंस लेंगे 1 मीटर, फाइनल एनर्जी लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर और इनिशियल एनर्जी लिखेंगे mgh। बोलो सही है? यस सर। अब सॉल्व करेंगे, जो निकालना निकालो, b निकालना निकालो। इज दिस क्लियर? यस सर। सबको समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं? ठीक है, तो ये है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मेन यूज। एक से क्वेश्चन मिलेगा, एक और लाइन हम आपको जाते जाते आज खत्म करते करते बता दें। बहुत बार तुम्हारे सामने यूनिफॉर्म चेन, यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म बॉडी रहेगा। जैसे मान लो ये है, ये मेरा स्टिक, अब ये यूनिफॉर्म है। अगर हमको इसके पूरे मास को एक जगह दिखाना पड़े फॉर पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये पूरा 60 सेंटीमीटर का है तो हम इसके मास को 30 सेंटीमीटर पे मान लेंगे। ओके, यस सर। यूनिफॉर्म चेन है, देखो जैसे ऐसा एक चेन है, तो इसके मास को इसके सेंटर पे मान। तुमको बोले कोई यूनिफॉर्म स्टिक है, तो इस स्टिक के पूरे मास को इसके सेंटर पे मान। जब आप लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं ना, तो बेसिकली जनरल केस में आप इसके मास को इसके सेंटर पे मान सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है,
तो ये रहा सारा का सारा डिस्कशन अबाउट वर्क एनर्जी पावर, सब खत्म। अगले दिन आप इसका, अभी तक तो न्यूमेरिकल अच्छा बनाए हैं आप, और भी आगे कंप्लीट करें फटाफट। अगले दिन से हम लोग एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है लेकिन वर्क एनर्जी पावर के अंदर इंक्लूडेड है, वह है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। अगले दिन वहां से क्लास स्टार्ट करेंगे, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। क्या आज के क्लास में कहीं किसी को कोई इशू? नो सर। नो सर।